अगर आज के समय में रोमन साम्राज्य होता तो वह दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून कहलाता। ट्रेड, एग्रीकल्चर, टैक्सेशन सिस्टम से उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2 एन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट के टॉपिक कौन सा, इकोनॉमिक एक्सपांशन के बारे में। जैसे हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कैसे रोमन साम्राज्य का विस्तार हुआ, कैसे अलग अलग एम्परर आते हैं, अलग अलग एम्परर का रूल कैसे होता है, कैसे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है अलग अलग क्षेत्र में, कैसे अलग अलग 3 वहाँ पे सुप्रीम प्लेयर्स होते हैं जिनका हमने देखा, सेनेटर्स होते हैं, एक एम्परर होता है, फिर आर्मी होती है। इस प्रकार से कैसे उनके बीच में पावर डिवीजन होता है। फिर कैसे उसके बाद हम देखते हैं प्रोविंशियल गवर्नर जो होते हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र में प्रोविंसेस बनाए जाते हैं, हर प्रोविंसेस के गवर्नर होते हैं अपर क्लासेस के, उनके हाथ में पावर शिफ्ट हो जाती है और कैसे फिर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो अब इसी रोमन एम्पायर के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों में हमारा रोमन एम्पायर फैला था। 3 कॉन्टिनेंट में, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया, अफ्रीका और यूरोप वाले रीजन में, ये तीनों मेडिटेरेनियन सी के सराउंड चारों तरफ हमारा रोमन साम्राज्य फैला था। तो कैसे वहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपांशन हुआ, उनकी इकोनॉमी कैसे रन करती थी, इकोनॉमी में किस किस प्रकार के लोगों का रोल रहता था, किस प्रकार के उनके क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, स्लेव लेबर्स हुआ करते थे, वेज लेबर्स हुआ करते थे, कैसे उनकी इकोनॉमी रन करती थी, ये आज के टॉपिक में हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक एक्सपांशन में। सो द एम्पायर है सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके यहाँ क्या बेटर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था, उसमें कौन कौन सी चीजें हुआ करती थी? जैसे हार्बर, पोर्ट या जिन्हें हम बंदरगाह कहते हैं, उसके बाद माइंस होती थी, खदानें हुआ करती थी, क्वेरीज मतलब ऐसी खदानें हुआ करती थी या पत्थरों से संबंधित खदानें हुआ करती थी जहाँ से पत्थर निकाले जाते थे। माइंस में अलग अलग प्रकार के मेटल से रिलेटेड माइंस हुआ करती थी। उसका बाद ब्रिक यार्ड देखेंगे हम, ईंटों के भट्टे भी हुआ करते थे। ऑलिव ऑयल निकालने के लिए फैक्ट्री हुआ करती थी, जैतून तेल वगैरह जो निकाला जाता है उसके लिए भी यहाँ पे फैक्ट्री हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल वर ट्रेडेड एंड कंज्यूम्ड इन ह्यूज क्वांटिटी। सबसे ज्यादा उस क्षेत्र में क्या प्रचलित थे? हमारी वाइन, व्हीट और ऑलिव ऑयल, ये 3 आइटम्स, व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल, सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां के क्षेत्रों के लोगों के द्वारा यूज किए जाते थे। सबसे ज्यादा यूज में ये तीनों प्रोडक्ट हुआ करते थे। एंड दे केम मेनली फ्रॉम स्पेन। और मेजरली कहाँ से आते थे ये तीनों आइटम? स्पेन वाले रीजन से आते थे। कौन कौन से? व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल, गेहूं हमारे, अंगूर से बनी शराब और ऑलिव ऑयल हमारा, ये कहाँ से आते थे? हमारे क्षेत्र से, स्पेन वाले रीजन से मिलते थे। और कहाँ से? गैलिक प्रोविंस, जो हमारा फ्रांस वाला रीजन है उसको गैलिक प्रोविंस बोलते हैं। स्पेन से लगा लगा है इस वाले रीजन में गैलिक प्रोविंस हुआ करता था, वहां से हमें सारे प्रोडक्ट प्राप्त होते थे। और कहाँ कहाँ से? नदर्न अफ्रीका से प्राप्त होते थे, हमारे इजिप्ट वाले रीजन से भी हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती थी। और कहीं कहीं देखा जाए तो इटली वाले रीजन से भी कुछ क्षेत्रों तक प्राप्त होती थी, जहाँ पे सारे के सारे क्या हुआ करते थे? क्रॉप्स के लिए सुइटेबल क्लाइमेट हुआ करता था। हमारे मेडिटेरेनियन से जितने भी आसपास के क्षेत्र लगे हुए हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती थी, ये सारी क्रॉप्स वहाँ इजीली ग्रो किए जा सकते थे। उसके बाद हम देखेंगे लिक्विड लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल। अब लिक्विड्स हुआ करते थे क्या? हमारे ऑलिव ऑयल और वाइन वगैरह। तो इनको कहीं ना कहीं किस चीज के लिए उपयोग किया जाता था? ट्रांसपोर्ट किया जाता था, किसके थ्रू? कंटेनर्स के थ्रू। इनको रखने के लिए भी कोई वस्तु होती होगी, इनका अगर ट्रेड करना है तो कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इस्तेमाल होता होगा, या बॉटल वगैरह या कुछ भी प्रकार के कंटेनर्स वगैरह, जिनको हम इनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते थे। क्या क्या? वाइन के लिए और ऑलिव ऑयल के लिए। कौन कौन से कंटेनर्स को क्या बोलते थे हम? एम्फोरा, एम्फोरा या एम्फोरे बोलते थे। कंटेनर्स को क्या बोलते थे? एम्फोरा या एम्फोरे। द फ्रेगमेंट्स एंड सर्ट्स ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ दीज सर्वाइव। अब कैसे हमें पता लगा कि एम्फोरे नाम का कोई कंटेनर इस प्रकार के यूज हो रहे हैं उस समय के लोगों के द्वारा? तो उसके लिए हमको कहाँ से मिलते हैं? इसके बहुत सारे अवशेष प्राप्त होते हैं, इसके फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, ये कंटेनर के या ये एम्फोरा जो होता है इसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में मिलते हैं। कहाँ से? मोंटे टेस्टिको इन रोम। रोम वाले रीजन में कहाँ का एक क्षेत्र है मोंटे टेस्टिको, वहां से लगभग हमें 50 मिलियन, 5 करोड़ बर्तनों के छोटे छोटे पार्ट्स प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनको जोड़कर हमें ये पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट ये है उसको क्या बोलते हैं? एम्फोरा बोलते हैं। और इनका उपयोग किस लिए किया जाता था? जो लिक्विड होते थे उस समय ज्यादा प्रचलित थे, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ऑलिव ऑयल और वाइन के लिए। एंड इट हैज बीन पॉसिबल फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द प्रिसाइज शेप। उनको जोड़कर उनका प्रिसाइज शेप देखा गया, किस प्रकार के कंटेनर यूज हुआ करते थे। टेल अस व्हाट दे कैरीड, और फिर बताया कि इनमें क्या क्या वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। एंड से एग्जैक्टली वेयर दे मेड बाय एग्जामिनिंग
द क्ले कंटेंट एंड मैचिंग द फाइंड्स विद द क्ले पिट्स थ्रू द मेडिटेरेनियन। और उन्होंने आसपास के मेडिटेरेनियन के क्षेत्रों में देखा कि कहाँ कि ये मिट्टी किस क्षेत्र में कहाँ पर मिलती है। ये बने जो एम्फोरा बने हैं किस मिट्टी से बने, अलग अलग मिट्टी से बने, अलग अलग जगह एम्फोरा हमको प्राप्त होते हैं। तो मेडिटेरेनियन में भी और आसपास के क्षेत्रों में जब रिसर्च की गई कहाँ बड़े बड़े गड्ढे प्राप्त होते हैं, उन्हीं गड्ढों से ये मिट्टी निकाली होगी और उन्हीं मिट्टी से ये बनाए हुए होंगे। ये सारी रिसर्च करी गई और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे एम्फोरे नाम का कुछ कंटेनर्स यूज होते थे, किसके लिए, हमारे लिक्विड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार की वहां पे हुआ करते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम हुआ करता था, हार्बर, पोर्ट वगैरह होते हैं, माइंस होते हैं, पत्थरों की माइंस भी हुआ करती थी, ऑलिव ऑयल, वाइन, वीट वगैरह इस प्रकार के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स थे जो सबसे ज्यादा वहाँ पे प्रचलन में थे। ऑलिव ऑयल की फैक्ट्री हुआ करती थी, ईंटों के भट्टे हुआ करते थे। और ये सारे क्षेत्र हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सारे ऑब्जेक्ट्स गैलिक प्रोविंस, हमारे फ्रांस वाला, स्पेन, नदर्न अफ्रीका, इजिप्ट वाले रीजन से और इटली वाले रीजन से। और ये इंपॉर्टेंट लिक्विड्स को कहाँ कंटेनर में ले जाते थे, जैसे हम बोलते थे एम्फोरा। और हमको इसके कहाँ से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं, रेमनेंट्स कहाँ से मिलते हैं, मॉन्टे टेस्टिको रोम वाले रीजन से। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। इन दिस वे वी कैन नाउ से विद सम कॉन्फिडेंस दैट स्पेनिश ऑलिव ऑयल, कौन सा ऑलिव ऑयल, स्पेनिश ऑलिव ऑयल, टू टेक जस्ट वन एग्जांपल, was vast commercial enterprises that reached its peak in 140 and 160 140 और 160 सी में हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा फेमस था, क्या था हमारा, स्पेनिश ऑलिव ऑयल। कब, हमारा 140-160 वाले समय पे, ये हमारा टाइम पीरियड है क्या, 140 से 160 टाइम पीरियड के समय पे क्या हमारा स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था उस क्षेत्र में पूरे रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। क्या, स्पेनिश ऑलिव ऑयल। द स्पेनिश ऑलिव ऑयल ऑफ दिस पीरियड वाज मेनली कैरीड इन अ कंटेनर। और इसके लिए अलग अलग प्रकार के उस समय कंटेनर यूज होते थे, 1 to लेके 20 शायद होते होंगे और भी इससे ज्यादा होते होंगे। तो एक हमको क्या मिलता है, कंटेनर। हेनरिक ड्रेसल को एक कंटेनर मिलता है जिसको डिस्कवर करते हैं, कंटेनर को, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता था, स्पेनिश ऑलिव ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, ड्रेसल 20। उन्हीं के द्वारा ये खोजा गया था, इसलिए उसको ड्रेसल 20 नाम दे दिया गया। किसको, कंटेनर को। और वो कंटेनर किस लिए यूज होता था, स्पेनिश ऑलिव ऑयल के लिए, जो वहां पे बहुत ज्यादा फेमस था, स्पेनिश का ऑलिव ऑयल। स्पेन का ऑलिव ऑयल जो था वो पूरे रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। It finds of Dressel 20 are widely scattered across the sites in Mediterranean. They suggest that the Spanish olive oil circulated very widely indeed. अब ये ड्रेसल 20 जो इसके लिए किसके लिए उपयोग होता था, स्पेनिश ऑलिव ऑयल के लिए। तो मेडिटेरेनियन रीजन के सारे क्षेत्रों से, रोमन एम्पायर के बहुत सारे क्षेत्रों से ये ड्रेसल 20 के हमें पार्ट्स मिलते हैं, रेमनेंट्स मिलते हैं, इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। अब इसी आधार पर हमने क्या अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं जो हमारा स्पेनिश ऑलिव ऑयल होता था, इसी स्पेनिश ऑलिव ऑयल को सभी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो ये हमारे हिस्टोरियन ने यहाँ से अनुमान लगाया किसके बारे में, ड्रेसल 20 के बारे में। किस लिए उपयोग होता था ये कंटेनर, स्पेनिश ऑलिव ऑयल के लिए। और स्पेनिश ऑलिव ऑयल पूरे रोमन साम्राज्य में सबसे ज्यादा फेमस या प्रचलित हुआ करता था। ज्यादातर लोग स्पेनिश ऑलिव ऑयल को ही प्रेफर किया करते थे। बाय यूजिंग सच एविडेंस, द रिमेन्स ऑफ द एम्फोरा ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स, archaeologists are able to show that the Spanish producers succeeded in capturing markets for olive oil from their Italian counterparts. अब इसके पहले हम देखते हैं कि जो ऑलिव ऑयल हुआ करता था, क्या हुआ करता था हमारा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कहाँ का, सबसे पहले कहाँ का ऑलिव ऑयल प्रचलित था, हमारे इटली का। सबसे ज्यादा पहले कहाँ पे हमारा डेवलपमेंट हुआ, इटली वाले रीजन में। इटली का ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा फेमस हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ साथ आते हैं हम कब देखते हैं, हमारे 140 या 160 वाले टाइम पीरियड पे। कब, 140 या 160 में देखते हैं। तो ये किसके पास आ जाता है, पूरा का पूरा मतलब इसकी पावर स्पेन के पास। अब स्पेनिश ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा फेमस है सभी क्षेत्रों में। इटली के बाद किसके पास आ जाता है, स्पेन के पास। इसके पहले कौन कर रहा था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा था, क्या बोलते हैं हमारे ऑलिव ऑयल का, इटली कर रहा था। लेकिन इटली से भी ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, इटली से ज्यादा किसका मतलब बेस्ट क्वालिटी का या चीपर रेट में किसका बेस्ट सबसे ज्यादा प्रचलन में है, स्पेन का ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा फेमस था। This would only have happened if the Spanish producer supplied a better quality. देखो स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो प्रोड्यूसर थे वो क्या कर रहे थे, बेटर क्वालिटी में। अब उससे आज भी हम समय में देखते हैं, हमें जहां पर बेटर क्वालिटी मिलती है और कम प्राइस में अगर बेटर क्वालिटी मिलती है तो हम उसे ही प्रेफर करते हैं। तो उस समय के लोगों ने भी किसको ज्यादा प्रेफर किया, स्पेनिश ऑलिव ऑयल को प्रेफर किया, जिसकी क्वालिटी भी बेस्ट थी और कम प्राइस में भी हुआ करता था। तो इसने क्या किया, इटली को सप्रेस करके सबसे ज्यादा डोमिनेट कौन होगा, स्पेन होगा। स्पेन का ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा डोमिनेट हो गया सभी क्षेत्रों में।
और उसके बाद देखते हैं इन अदर वर्ड द बिग लैंड ओनर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स कम्पीटेड विद ईच अदर फॉर कंट्रोल ऑफ मेन मार्केट्स द गुड दे प्रोड्यूस। अब बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े धनी लोग जितने हुआ करते थे, जो एलिट क्लास के लोग जिनके पास बहुत पैसा है, इन लोगों में एक दूसरे में कंपटीशन चलता था कि कौन बेटर तरीके से ट्रेड कर रहा है, कौन ट्रेड में ज्यादातर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस प्रकार के जमींदारों में एक दूसरे में कंपटीशन चलता था, कौन कितनी अच्छी बेटर क्वालिटी का ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है, कौन ज्यादा चीपर रेट पे और बेटर क्वालिटी का एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। इस प्रकार से इन लोगों में कंपटीशन चलता था। सबसे पहले क्या देखा हमने, इटली का सबसे पहले ऑलिव ऑयल फेमस था। उसके बाद किसके पास आ गया ऑलिव ऑयल की पावर, स्पेन के पास। स्पेन का ऑलिव ऑयल ज्यादा प्रसिद्ध होने लगा। अब आगे देखते हैं हमारे, ये देखो हमको ये एम्फोरा वगैरह के ऐसे बहुत जगह से अवशेष प्राप्त होते हैं। ऐसे शिपरेक ऑफ द साउथ कोस्ट ऑफ फ्रांस, फ्रांस वाले क्षेत्र, फ्रांस के शिपरेक वाले क्षेत्र जहाँ जहाज आकर रुकते हैं, शायद पोर्ट वाले रीजन या जहाज पर ही हमको ऐसे बहुत सारे इसके रेमनेंट्स प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के एम्फोरा हुआ करते थे, कंटेनर्स हुआ करते थे बड़े बड़े, इनमें ही उपयोग करते थे हमारे ऑलिव ऑयल वगैरह को ले जाने के लिए या लिक्विड्स को ले जाने के लिए। अब आगे देखते हैं हम कि द सक्सेस ऑफ द स्पेनिश ऑलिव ऑयल ग्रोअर्स वाज रिपीटेड बाय नॉर्थ अफ्रीका। अब हमने देखा कैसे इटली को फेड करके स्पेनिश पावरफुल बना ऑलिव ऑयल मार्केट में, ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन में। अब ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन में इसी स्पेनिश की मेथड को उपयोग करते हुए कौन आते हैं इनसे ज्यादा पावरफुल, नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर में। अब नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, किसका, ऑलिव ऑयल का। इन दिस पार्ट ऑफ द एम्पायर डोमिनेटेड प्रोडक्शन थ्रू मोस्ट ऑफ द 3rd and 4th सेंचुरी। अब 3rd and 4th सेंचुरी आते आते सबसे पहले किसका था पावर, ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा कहाँ के क्षेत्र का फेमस था, इटली का। इटली के बाद हमने देखा किसके पास आई सारी की सारी ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन मार्केट, स्पेन के पास। स्पेन के बाद हम क्या देखते हैं हमारा, नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में। नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन के लोगों के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होने लगा, कहाँ का ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा फेमस होने लगा, नॉर्थ अफ्रीका का। कब से कब तक, 3rd 4th सेंचुरी में। 2nd सेंचुरी में कौन था हमारा, 2nd सेंचुरी में स्पेन के पास था। अब 3rd and 4th सेंचुरी में हमारा कौन आ जाता है, नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में। 3rd 4th सेंचुरी में किसके पास आ जाता है, नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में। इटली से स्पेन। अब स्पेन के बाद किसका ऑलिव ऑयल ज्यादा फेमस होने लगा, नॉर्दर्न अफ्रीका वाले रीजन के। यहाँ के भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ऑलिव ऑयल का, यहाँ बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, चीपर रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोग कहाँ का प्रेफर करेंगे आप, नॉर्थ अफ्रीका का। लेटर आफ्टर 425, आपको हमारे 5th सेंचुरी की बिगिनिंग में, नॉर्दर्न अफ्रीकन डोमिनेंस वाज ब्रोकन बाय ईस्ट। अब नॉर्दर्न अफ्रीका के लोगों से भी हटकर कहां पर आ गए हम, 5th सेंचुरी देखते हैं। 5th सेंचुरी बिगिनिंग में, 5th सेंचुरी बिगिनिंग में कहां पे, ईस्ट वाले रीजन में। ये ईस्ट वाले रीजन में शिफ्ट हो जाती है, ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन कहां शिफ्ट हो जाता है, ईस्ट वाले रीजन में, है ना। उसके बाद देखते हैं, और इन द लेटर 5th and 6th सेंचुरी द एजियन सी वाला रीजन हमारा, सदर्न एशिया वाला रीजन, माइनर टर्की जिसे हम बोलते हैं, सीरिया, पैलेस्टीन बिकेम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द वाइन एंड ऑलिव ऑयल। अब बड़े सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन बन गए, 6th 7th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कौन सी, 6th 7th सेंचुरी आते आते 6th 7th सेंचुरी आते आते हमारे सबसे बड़े एक्सपोर्टर कौन बन जाते हैं हमारे, सीरिया, टर्की, ये वाले रीजन हमारा जो ईस्ट वाला रीजन है ना, सीरिया, टर्की, पैलेस्टीन। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एजियन सी वाले क्षेत्र में, ये सारे क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, सब इससे इनसे भी बड़े एक्सपोर्टर बन जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन से क्षेत्र का हो रहा है, ये वाले रीजन का हमारा कौन कौन से, टर्की देखते हैं हम, टर्की के बाद हम देखते हैं पैलेस्टीन हमारा, पैलेस्टीन। उसके बाद हम देखेंगे हमारा सीरिया, पैलेस्टीन, सीरिया। अभी ईस्ट तरफ शिफ्ट होने लगते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले इटली हमारा बहुत बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हुआ करता था ऑलिव ऑयल का, फिर स्पेन के पास आई पावर, स्पेन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना, फिर नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन के क्षेत्र के लोग बने। अब धीरे धीरे ये सारे के सारे एक्सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ईस्ट वाले रीजन में शिफ्ट होते हैं। और ईस्ट वाले क्षेत्र में भी कहाँ कहाँ, टर्की, पैलेस्टीन, सीरिया, जितना भी ये क्षेत्र हुआ करता था, एजियन सी वाला क्षेत्र हुआ करता था, इस क्षेत्र में सबसे बड़े बड़े एक्सपोर्टर आने लगे। लोग ज्यादातर इसी क्षेत्र का ऑलिव ऑयल को प्रेफर करने लगे, इसी क्षेत्र की वाइन को प्रेफर करने लगे धीरे धीरे। एंड द कंटेनर्स फ्रॉम द अफ्रीका शो द ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड प्रेजेंस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। अब कंटेनर्स हमें अलग अलग प्राप्त हुए, उन कंटेनर्स को स्टडी करने के बाद प्राप्त पता हमें ये चलता है कि अफ्रीका का धीरे धीरे डोमिनेंस कम हो जाता है ऑलिव ऑयल पर। अब और उसके एक्सपोर्टर कौन बन जाते हैं, ये ईस्ट वाले रीजन के क्षेत्र। Behind these broad movements, their prosperity of individual regions rose, fell, and depending on how effectively। अब हमको कैसे पता लगता है कि कितने अच्छे से कौन से क्षेत्र का प्रोडक्शन बेस्ट हुआ था, तो उस पर डिपेंड करता था कि हाउ इफेक्टिवली कुड ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन, किस प्रकार से कितने अच्छे बेहतर तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपनी अपनी चीजों को, वस्तुओं को, ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड ऑन द क्वालिटी ऑफ दोज गुड्स।
तो ये किस पर डिपेंड करता था कि कौन से क्षेत्रों का सबसे ज्यादा अच्छा बेटर ऑलिव ऑयल लोग प्रेफर करेंगे, कौन से क्षेत्र का ज्यादा प्रोडक्शन बेटर तरीके से होगा, कौन सा क्षेत्र ज्यादा समृद्ध हो पाएगा। वो डिपेंड करता था अपने उनके गुड्स किस प्रकार के प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, किस प्रकार से प्रोडक्शन कर रहे हैं बेहतर तरीके से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कितनी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता था कि उस क्षेत्र पे किस प्रकार का व्यापार एस्टेब्लिश होगा, उस क्षेत्र की समृद्धता, उस क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी, इन्हीं सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो किस प्रकार से स्पेनिश ऑलिव ऑयल बहुत फेमस हुआ इटली के बाद। स्पेनिश ऑलिव ऑयल के बाद नॉर्दर्न अफ्रीका वाले ऑलिव ऑयल मैप में देखेंगे, ये हमारे मैप में, ये हमारे सबसे पहले कहाँ का क्षेत्र का, ये इटली, इटली वाले क्षेत्र का ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा फेमस हुआ। अब इटली धीरे धीरे इटली फेड होता गया, इटली के बाद सभी सारी की सारी पावर किस पता गया, स्पेन वाले रीजन का ऑलिव ऑयल फेमस होते गया। स्पेनिश के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे अफ्रीका वाले रीजन का क्षेत्र का यहाँ का ऑलिव ऑयल फेमस होने लगा। धीरे धीरे क्या देखते हैं हम, 6th-7th सेंचुरी आते आते हमारे ये वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में पैलेस्टीन, सीरिया, यहाँ वाले क्षेत्र में यहाँ पर शिफ्ट होने लगी। पूरे सबसे बड़े बड़े एक्सपोर्टर फिर हमारे ईस्ट वाले रीजन में आ गए। तो कैसे ऑलिव ऑयल और वाइन के एक्सपोर्टर धीरे धीरे चेंज होते हैं, हमारे एजियन सी वाले क्षेत्र में इधर पर आते हैं, ईस्ट वाले में 6th-7th सेंचुरी में। ऐसे धीरे धीरे कर करके समय के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र के लोगों पर डोमिनेंस आ जाता है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों का, किस पर, ऑलिव ऑयल पर और वाइन प्रोडक्शन पर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या कि कौन कौन से क्षेत्र हुआ करते थे पूरे एम्पायर में सबसे ज्यादा फर्टाइल हुआ करते थे, यहाँ बहुत ज्यादा फर्टिलिटी हुआ करती थी, जहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ करता था। कौन कौन से, सबसे पहले देखेंगे कैंपेनिया, कैंपेनिया इन इटली, इटली के नीचे हम देखते हैं सिसिली, उसका फायूम इन इजिप्ट, गैलीली, गैलीली हो गया हमारा, गैलीली हमारे ईस्टर्न वाले रीजन में, उसका ट्यूनीशिया क्षेत्र जो आज हमारा वर्तमान में ट्यूनीशिया जो है कंट्री, और सदर्न गॉल जो हमारे कहाँ हुआ करता था कॉल्ड गैलीली इन नार्बोनेसिस, ये हमारे सदर्न गॉल वाले रीजन हमारे फ्रांस वाला क्षेत्र सदर्न गॉल, एंड बायोटेका सदर्न स्पेन वाले रीजन को बोलते थे। बायोटेका किसको बोलते थे, सदर्न वाले रीजन को। ये हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा गॉल वाला रीजन हो गया फ्रांस में, फ्रांस में गॉल वाला रीजन। ये हमारे स्पेन में हम देखेंगे बायोटेका वाला रीजन हो गया हमारा, और हमारे ट्यूनीशिया वाले रीजन में, यहाँ पे ट्यूनीशिया वाले रीजन में हमने क्या देखा था, ट्यूनीशिया वाले रीजन में हमारा क्या होता है, बाइजेकियम, ट्यूनीशिया वाले रीजन में हमारा बाइजेकियम, बायोटेका वहां पर हो जाता है, और सिसिली, सिसिली हमारा जो हो गया पूरा का पूरा आइलैंड सिसिली का हो गया। यहाँ हमारा देखते हैं हम बाइजेकियम देखेंगे, बाइजेकियम हमारा ये ट्यूनीशिया वाले रीजन में। गैलीली देखेंगे हम, ये वाले रीजन में हमारा पड़ता है क्या, गैलीली, गैलीली इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं, ये वाला गैलीली यहाँ बाइजेकियम ट्यूनीशिया वाले रीजन में। ये हमारा सिसिली हो गया, ये हमारा गॉल हो गया, ये हमारा बायोटेका वाले रीजन हो गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फर्टिलिटी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा फर्टाइल क्षेत्र हुआ करते थे, यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से हुआ करता था। और हमारे स्ट्रैब और प्लिनी क्या बोलते हैं कि यहीं के क्षेत्र के सभी लोग सबसे ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, सबसे ज्यादा वेल्दी हुआ करते थे, सबसे ज्यादा धनी लोग इन्हीं क्षेत्रों के लोग हुआ करते थे पूरे एम्पायर में। कहाँ कहाँ के, फायूम जो हमारा इजिप्ट वाले रीजन में पड़ता है वहाँ के, बाइजेकियम, गैलीली वाले रीजन, सदर्न गॉल वाले, सिसिली वाले, कैंपेनिया इटली में जो जगह है कैंपेनिया, वहाँ के लोग, ये सबसे ज्यादा वेल्दी लोग यहीं के हुआ करते थे। उसके बाद आगे क्या देखते हैं हम, द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन, क्या सबसे बेहतर वाइन कहाँ मिलती थी, हमारे कैंपेनिया में। सबसे ज्यादा बेहतर वाइन कहाँ मिलती थी, हमारे कैंपेनिया में। कैंपेनिया कहाँ है, ये हमारे इटली में, कैंपेनिया इटली वाले, यहाँ बहुत बेहतर तरीके की वाइन मिलती थी, सबसे ज्यादा फेमस थी यहाँ की वाइन, कैंपेनिया की वाइन सबसे ज्यादा क्या थी, फेमस हुआ करती थी। कैंपेनिया की सबसे ज्यादा क्या फेमस थी, वाइन। अब सिसिली एंड बाइजेकियम, सिसिली हमारा पेनिनसुला इटली के नीचे है और बाइजेकियम हमारा ट्यूनीशिया वाले रीजन में। एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ व्हीट टू रोम। अब रोम को सबसे ज्यादा व्हीट कौन देता था, एक्सपोर्ट कौन करता था, सिसिली और बाइजेकियम वाले रीजन पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा व्हीट बहुत फेमस था। तो कैंपेनिया का क्या फेमस था सबसे ज्यादा, कैंपेनिया कहाँ है हमारा रीजन, इटली में। कैंपेनिया की सबसे ज्यादा क्या फेमस है, वाइन, कैंपेनिया की सबसे ज्यादा वाइन फेमस है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा सिसिली, सिसिली एंड बाइजेकियम देखेंगे, सिसिली एंड बाइजेकियम, सिसिली एंड बाइजेकियम का सबसे ज्यादा क्या फेमस था, व्हीट, सबसे ज्यादा व्हीट, सबसे बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे व्हीट को, ये रोम को व्हीट सप्लाई करते थे, सिसिली और बाइजेकियम। कैंपेनिया जो है वो वाइन के लिए बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करता था। अब देखते हैं गैलीली, गैलीली हमारा कहाँ रीजन, पैलेस्टीन वाला जो रीजन है आज वर्तमान में, पैलेस्टीन वाला, इजराइल के आसपास के क्षेत्र वाला, उस वाले रीजन को गैलीली बोलते थे। और गैलीली में ऐसा हर एक एक इंच पर हम अगर देखें तो यहाँ की सॉइल इतनी ज्यादा फर्टाइल हुआ करती थी, और इसीलिए इस फर्टिलिटी की वजह से वहाँ के रहने वाले लोग यहाँ पे मैक्सिमम क्षेत्रों पर कल्टीवेशन किया करते थे, हर एक क्षेत्र पर कल्टीवेशन किया करते थे, मोस्ट फर्टाइल रीजन ये हुआ करता था। ये हमें कौन बताता है, हमारा जोसेफस। एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल
केम मेनली फ्रॉम न्यूमरस एस्टेट्स। और स्पेन का जो ऑलिव ऑयल आता था एस्टेट से, हमारे जो बाग हुआ करते थे यहाँ से ऑलिव ऑयल प्राप्त होता था, उन क्षेत्रों को क्या बोला जाता था? फंडी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फंडी बोला जाता था। जहां से हमें स्पेनिश ऑलिव ऑयल प्राप्त हुआ करता था, उन क्षेत्रों को क्या बोला जाता था? फंडी। अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर, कौन सी रिवर? ग्वाडालक्विवर। ग्वाडालक्विवर हमारी जो रिवर हुआ करती थी कहाँ पे? स्पेन में, इन द साउथ ऑफ स्पेन। स्पेन के सदर्न वाले रीजन में हुआ करती थी हमारी ये रिवर ग्वाडालक्विवर। इन्हीं क्षेत्रों से हमें क्या प्राप्त होता था? ऑलिव ऑयल प्राप्त होता था, स्पेनिश ऑलिव ऑयल, जो पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस था। व्हीट हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिसिली और बाइजेकियम से। और कैंपेनिया की सबसे ज्यादा क्या फेमस थी? वाइन। कैंपेनिया कहाँ पर है? हमारे इटली में। ये हमने आसपास के क्षेत्र देखे, हमारे कैसे कैसे अलग अलग फर्टाइल क्षेत्र हुआ करते थे। कैंपेनिया का इटली वाला रीजन, इटली का कैंपेनिया क्षेत्र सबसे ज्यादा फर्टाइल हुआ करता था। इटली के नीचे हम देखते हैं सिसिली वाला रीजन बहुत ज्यादा फर्टाइल हुआ करता था। हमारा कैंपेनिया वाला रीजन सबसे ज्यादा फर्टाइल हुआ करता था। उसके बाद हम ये देखें कहाँ पर हमारा वाइटिका वाला रीजन बहुत फर्टाइल हुआ करता था, यहाँ हमारा गॉल वाला रीजन फर्टाइल हुआ करता था, यहाँ गैलिली का रीजन फर्टाइल हुआ करता था। ये फायूम हो गया हमारा, सबसे ज्यादा फर्टाइल हुआ करता था। ये वाइजेकियम ट्यूनिसिया वाला रीजन फर्टाइल हुआ करता था। ये सिसिली वाला सबसे ज्यादा फर्टिलिटी यहाँ थी। यहाँ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता था, यहाँ वाइन वगैरह का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ व्हीट वगैरह का प्रोडक्शन हो रहा है सबसे ज्यादा। तो कैसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो बनते हैं? फंडी किसको बोलते हैं? हम ऐसे क्षेत्रों को, ऐसे स्टेट्स को बोला जाते हैं जहाँ स्पेनिश ऑलिव ऑयल का प्रोडक्शन होता था। और कौन सी रिवर के पास? ग्वाडालक्विवर के पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ द रोमन टेरिटरी वर इन मच लेस एडवांस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसह्यूमन वाज वाइड स्प्रेड इन कंट्रीज साइड ऑफ न्यू मीडिया। मॉडर्न अल्जीरिया का क्षेत्र है। न्यू मीडिया क्या है हमारा? मॉडर्न अल्जीरिया का क्षेत्र हुआ करता था, जो बहुत पिछड़ा हुआ करता था, मतलब बहुत ज्यादा बैकवर्ड हुआ करता था ऐसा क्षेत्र। यहाँ ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ करता था। कहाँ पर? न्यू मीडिया, मॉडर्न अल्जीरिया वाला क्षेत्र, ये वाला रीजन न्यू मीडिया, ये हमारा मॉडर्न अल्जीरिया वाला क्षेत्र हुआ करता था। ये क्या? न्यू मीडिया हमारा, ये न्यू मीडिया वाला क्षेत्र, ये वाला अल्जीरिया के पास ये वाला क्षेत्र, ये बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ करता था, बहुत ज्यादा बैकवर्ड हुआ करता था। अब बहुत ज्यादा बैकवर्ड होगा तो यहाँ ज्यादातर डेवलपमेंट शायद नहीं होता होगा। सो दीज पास्ट, यहाँ पे क्या होता था? ट्रांसह्यूमन्स नाम की प्रोसेस होती थी। अब ट्रांसह्यूमन्स क्या है? ट्रांसह्यूमन्स इज द हेड्समैन रेगुलर एनुअल मूवमेंट। तो पूरे साल में अलग अलग मौसम के अनुसार जब लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे? स्थानांतरण करते थे कि भाई ठंड के समय कहीं चले गए, गर्मी के समय चले गए। गर्मी ठंड के समय नीचे जाते थे पहाड़ों पे, और जैसी गर्मी आती थी पहाड़ों के ऊपर जाकर रहने लगते थे। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? ट्रांसह्यूमन्स। जो बड़े बड़े चरवाहे हुआ करते थे, तो पहाड़ों से ऊपर नीचे आने की इनकी प्रक्रिया को क्या बोलते थे? अलग अलग मौसम के अनुसार ट्रांसह्यूमन्स बोले जाते थे। अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ऊपर नीचे हुआ करते थे पूरे साल भर में, है ना। दीज पास्टोरल एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, अभी जितने भी चरवाहे हुआ करते थे, बंजारे हुआ करते थे, जो अलग अलग कम्युनिटीज हुआ करती थी, जो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग सीजन के हिसाब से जाया करती थी, और क्या करते थे? अपने ओवन शेप के ऐसे कुछ इस प्रकार के इनके क्या हुआ करते थे? ऐसे घर हुआ करते थे, ऐसे घर हुआ करते थे, ऐसे बने बनाए घर, टेम्पररी घर हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे घर को बने बनाए घर ऐसे उनके हुआ करते थे, ऐसे झोपड़ी टाइप हुआ करते थे, इनको अपने साथ लेकर चलते थे। ये शेप्ड हट्स कॉल्ड मेपेलिया, और उनको क्या बोला जाता था? मेपेलिया बोला जाता था। मेपेलिया बोला जाता था, ऐसा क्या बोला जाता था इनको? मेपेलिया, मेपेलिया बोला जाता था। ऐसे ऐसे इनके रेडीमेड घर हुआ करते थे, यहाँ वो एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ कैरी करते थे, और ऐसे ओवन शेप के हुआ करते थे, ऐसे ऐसे ओवन शेप के हुआ करते थे, यहाँ वो अपने साथ लेकर इनको चलते थे, इनको मेपेलिया बोला जाता था, है ना। उनकी प्रोसेस को क्या बोला जाता था? एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रोसेस को ट्रांसह्यूमन्स बोला जाता था। एक क्लाइमेट जब जैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता था, ऐसे मौसम में अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग जगह वो ट्रेवल करते थे और अपने घर लेकर चलते थे साथ में, उसको क्या बोला जाता था? मेपेलिया बोला जाता था। एज अ रोमन एस्टेट्स एक्सपांडेड इन नॉर्थ अफ्रीका, धीरे धीरे रोमन एस्टेट जो हुए कहाँ फैलने लगे? नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में फैलने लगे। So the pasture of those communities were drastically reduced and their movements more tightly regulated. अब धीरे धीरे रोमन एम्पायर वहां शिफ्ट होने लगा तो इनका पास्चराइजेशन धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम आने लगी कम्युनिटीज में, बहुत सारे क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में इनको क्या पास्चराइजेशन में धीरे धीरे इनका अलग अलग क्षेत्रों में भी क्या होने लगा? मूवमेंट होने लगा। अब इवन इन स्पेन द नॉर्थ वाज मच लेस डेवलप्ड एंड इनहेबिटेड लार्जली बाय सेल्टिक स्पीकिंग पीपल। हमने नॉर्थ वाले रीजन में कैसे देखा था? हमारे नॉर्दर्न स्पेन वाले रीजन में यहाँ सेल्टिक बोलने वाले रीजन के यहाँ पे ये हमारे सेल्टिक स्पीकिंग पीपल हुआ करते थे। कहाँ पर? यहाँ पे नॉर्थ वाले रीजन में। तो ये रीजन भी बहुत बैकवर्ड हुआ करता था। एक ये वाला रीजन हमने देखा बहुत ज्यादा बैकवर्ड हुआ करता था, है ना। ये वाला रीजन बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। हमने अफ्रीका का न्यू मीडिया वाला रीजन देखा, ये भी बहुत बैकवर्ड है। तो हमारे क्या बोलते हैं? स्पेन वाले रीजन का कहाँ का क्षेत्र?
स्पेन वाले का नदन वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा बैकवर्ड हुआ करता था, बहुत कम डेवलप हुआ करता था, एंड इनहेबिटेड बाय लार्जली बाय सेल्टिक स्पीकिंग पीपल। और यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोले जाते थे? सेल्टिक भाषा बोला करते थे। यहाँ पीजेंट हुआ करते थे, गरीब गरीब, दैट लिव्ड इन हिल टॉप, और जो कहाँ पे पहाड़ की चोटी पर हुआ करते थे, हिल टॉप विलेजेस, मतलब पहाड़ों के ऊपर इनके छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, उनको क्या बोला जाता था? कैस्टेला बोला जाता था। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैस्टेला क्या हुआ करता था, यहाँ मैपेलिया क्या हुआ करता था? कैस्टेला उनके गांव हुआ करते थे जो पहाड़ों की चोटी पर या पहाड़ों पर बनाए जाते थे। कहाँ पर? नदर्न स्पेन वाले रीजन में। स्पेन के कहाँ के रीजन में? स्पेन के ये नदर्न वाले रीजन में बनाए जाते थे इनके क्या? कैस्टेला। और जो पहाड़ों पर बनाए जाते थे, हिल टॉप पर बनाए जाते थे, इनको क्या बोला जाता था? कैस्टेला। ये हमारा कहाँ का क्षेत्र है? स्पेन का क्षेत्र है। स्पेन का भी कौन सा क्षेत्र है? नदर्न। नदर्न स्पेन वाले रीजन में से पहाड़ बने हैं, या हिल टॉप पर इनके गांव बनाए जाते थे, इनको क्या बोला जाता था? कैस्टेला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कैस्टेला। When we think of Roman Empire, we should never forget these differences। और जब जब हम रोमन साम्राज्य की बात करते हैं, हमको ये सारी चीजों की जानकारी से प्राप्त होती है कि कैसे अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस हुआ करते थे, कैसे डाइवर्सिटी हुआ करती थी, कैसे अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ करते थे। कहीं के क्षेत्र ज्यादा वेल्दी है, कहीं के क्षेत्र ज्यादा फर्टाइल है, कहीं के क्षेत्र कम फर्टाइल है, कहीं के क्षेत्र कम बैकवर्ड है, कहीं ट्रेड चल रहा है, कहीं कहीं के क्षेत्रों में अलग अलग एक्सपोर्टर हो रहे हैं, कहीं कहीं पे। तो इस प्रकार से कैसे अलग अलग परिवर्तन हुआ करता था पूरे रोमन साम्राज्य में, कैसे इनकी इकोनॉमी रन कर रही है, हमने ये देखा। अब आगे क्या देखते हैं हम? We should also be careful not to imagine that because this was the ancient world from cultural and economic level necessarily backward। अब कहीं ना कहीं हम एंशियंट समय की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कल्चर भी थोड़ा पिछड़ा हुआ होता होगा, और कहीं ना कहीं इनके कल्चर के साथ साथ इनकी इकोनॉमिक लाइफ भी थोड़ी पिछड़ी हुई होगी। आज के वर्तमान में हम एआई यूज कर रहे हैं, क्या उस समय थोड़ी कहीं एआई वगैरह यूज हो रहा होगा? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी उस समय होगी नहीं। तो उस समय की टेक्नोलॉजी भी उस समय के हिसाब से तो थोड़ी बेहतरी होती होगी हमारे कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में। तो उस समय भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़िया हुआ करती थी, बट आज के समय बराबर तो नहीं हुआ करती थी। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस ऑफ द वाटर पावर। तो वाटर की पावर जो हुआ करती थी, जल शक्ति हमारी हुआ करती थी, पानी का अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता था पूरे मेडिटेरेनियन वाले रीजन में, एज वेल एज एडवांसेस इन वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी। अब पानी का उपयोग जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के लिए किया जाता था, जैसे पानी के बड़े बड़े जेट स्प्रे बनाए जाते थे अलग अलग वस्तुओं को काटने के लिए, लोहा काटने के लिए, कांच काटने के लिए, बड़ी बड़ी जो भी इंडस्ट्रीज में हुआ करता था, पानी का उपयोग किया जाता था। यूज ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक। हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक या हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक कैसे? बड़े बड़े कंटेनरों में से पानी को भर के एज अ हाइड्रोलिक पंप के प्रकार में इनका यूज किया जाता था। बड़े बड़े वाटर, इनकी बड़ी बड़ी वाटर के जेट स्प्रे टाइप में पानी की अच्छी पतली सी ऐसी धार बनाकर अलग अलग चीजों को काटने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता था उस समय। स्पेनिश गोल्ड एंड सिल्वर माइंस एंड जायंटिक इंडस्ट्रियल स्केल ऑन दोज माइंस वर वर्कड इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी। अब अलग अलग प्रकार की गोल्ड की माइन हुआ करती थी, सिल्वर माइन हुआ करती थी, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता था। कहाँ पर? इन सभी इंडस्ट्रीज में फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी। माइनिंग करने के लिए भी पानी का उपयोग किया जा रहा है, माइंस को खोदने के लिए बड़े बड़े ऐसे जेट स्प्रे वाटर के ऐसे लगाए जाते थे माइनिंग करने के लिए भी। कब? हमारे फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी आते आते, विद द लेवल ऑफ आउटपुट दैट वुड नॉट बी रीच्ड अगेंस्ट टिल द 1917 सेंचुरी। उसके बाद क्या देखते हैं हम? द एग्जिस्टेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग सिस्टम। अब उस समय इतने सारे अलग प्रकार की इकोनॉमी रन कर रही है, इतने अलग प्रकार से व्यापार हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस समय अब हमको बैंकिंग सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी। तो कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क भी हुआ करते थे उस समय, एंड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी। और मनी का बहुत ज्यादा वहाँ पे क्या प्रचलन चल रहा था, बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार की करेंसी चल रही थी वहाँ पे, क्या करेंसी प्रचलन में थी। और उस करेंसी को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया उस समय के लोगों के द्वारा? बैंकिंग सिस्टम बनाया गया पूरे रोमन साम्राज्य में। अब इतनी प्रकार की अलग अलग इंडस्ट्रीज काम कर रही है, इतनी प्रकार की हमने देखा फैक्ट्रीज काम कर रही है, एक्सपोर्ट चल रहा है, इतना ट्रेड चल रहा है इस स्तर पे, तो कहीं ना कहीं हमें लेबर की आवश्यकता भी पड़ेगी और स्लेवरी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे इन लोगों का धीरे धीरे क्या होता है? राइज होता है, लेबर का और स्लेवरी का धीरे धीरे प्रचलन चलता है। कहाँ पर? हमारे रोमन साम्राज्य में। अब इन लोगों से तो इन सभी फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज में काम करवाएंगे, तो इसलिए क्या होता है? धीरे धीरे स्लेवरी और लेबर में भी राइज होता है। कैसे? कमर्शियल बैंकिंग वगैरह का यहाँ पे उदय होता है, राइज होता है। फर्स्ट सेकंड सेंचुरी में हम कैसे देखते हैं अलग अलग समय की स्पेनिश की गोल्ड और सिल्वर माइन में पानी की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, हाइड्रोलिक पावर का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलग हाइड्रो पावर का उपयोग कर रहे हैं, मे बी इलेक्ट्रिसिटी टाइप कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। और फिर भी यहाँ की इकोनॉमिक लाइफ बहुत ज्यादा डेवलप हुआ करती थी पूरे रोमन साम्राज्य की। कैसे हमारा रोमन साम्राज्य, हमारे पूरे क्षेत्रों तक कितना विकास हुआ हमारे पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य पे, किस प्रकार से यहाँ ट्रेड चल रहा है, हमने हमारी इकोनॉमी में देखा, किस प्रकार के लेबर हुआ करते थे, धीरे धीरे स्लेव्स हुआ करते थे, कैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर फर्टिलिटी हुआ करती थी, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हुआ करते थे, वाइन फेमस हुआ करते थे, यहाँ वीट बहुत ज्यादा मिलता था,
उसका ऑलिव ऑयल सबसे ज्यादा प्रचलन में था। ऑलिव ऑयल कैसे हमने देखा, ऑलिव ऑयल क्या, ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा यहाँ फेमस था। सबसे पहले इटली का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था, इटली के बाद स्पेन के पास पावर आती है, फिर नदर्न अफ्रीका वाले रीजन में ऑलिव ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो एक्सपोर्टर की जितने डोमिनेंस था हमारे ईस्टर्न वाले रीजन में धीरे धीरे फैलता जाता है, और इस प्रकार से हुआ करती थी हमारे समय की। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। तो विकास केवल सोना चांदी से नहीं बल्कि मेहनत, योजना और संसाधनों के बेहतर उपयोग से होता है, और जो हमारे रोमन साम्राज्य ने बखूबी किया। सो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।